हेलो बेट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि हमें ये सब दिख रहा है, नेशनलिज्म इसका मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, अपने देश के प्रति प्यार होना को हम लोग क्या कह देते हैं? देशभक्ति कह देते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? नेशनलिज्म होता है। और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के लोगों के अंदर ये राष्ट्र भाव मतलब देशभक्ति की भावना आई तो आई कैसे? कौन-कौन से इन्होंने स्ट्रगल किए, जिसकी वजह से इन्हें क्या मिला? हमें आज़ादी मिली और जिससे कि हमारा देश आज़ाद हुआ, क्योंकि हमें पता था कि हमारा देश कैसे गुलाम था, किसका? अंग्रेज़ों के अंडर में गुलाम थे हम लोग पहले। तो फिर हमारे देश को आज़ादी मिली और फिर हमने आज़ादी ले ली। और इससे हम लोगों ने कैसे-कैसे मूवमेंट चलाए, तो इससे वजह से हमें अपनी जो हम लोगों ने बहुत लोगों की आहुति दी। जैसे कि हम लोग बात करें, हमारे बहुत सारे लीडर्स जिनकी जान गई, तो इसकी वजह से हमारे मन के अंदर क्या आई? नेशनलिज़्म यानी कि देशभक्ति की भावना आई। यानी कि जब आदमी के पास कुछ चीज़ होती है, तब आदमी उसकी कदर नहीं करता। जैसे कि आज के लोगों के पास जो देश है, उसके खिलाफ मतलब उसके प्रति कोई ऐसी नहीं है कि हमारा देश है, राष्ट्र है, ये है। तो अगर आप लोग 1947 से पहले पैदा होते, तो आपको पता चलता कि देशभक्ति क्या होती है। कैसे-कैसे, किन-किन वीर जवानों ने हमारे देश के लिए जान दी है। तो इसी के बारे में हम लोग इस अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करें कि क्या हुआ था? हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था 1940 से, यानी कि 1914 में ऐसा क्या हुआ था? 1914 में विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि दुनिया की जो बड़ी-बड़ी पावर्स थीं, वो आपस में लड़ाई लड़ रही थीं। किसके लिए? आज़ादी के लिए। तो जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे दुनिया भर की जो सुपर पावर्स थीं, वो लड़ रही थी आपस में। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड कर सकें ग्रुप्स में, तो जो 2 सुपर पावर थीं, वो कौन-कौन सी थीं? तो पहली थी अलाइड पावर, दूसरी थी सेंट्रल पावर। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो इसी को क्या कहा गया था? वर्ल्ड वॉर 1 कहा गया था। अलाइड पावर के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ आ रही थी? रशिया, अलाइड पावर के अंदर रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ये थी अलाइड पावर में। और सेंट्रल पावर में थी कौन? जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो-हंगेरियन। तो ये हमारी कंट्रीज़ आपस में लड़ रही थीं। तो हुआ क्या कि डायरेक्टली हमारा लिंक, इंडिया का लिंक कोई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से था नहीं डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली था। क्योंकि भैया कौन राज कर रहा था उस समय पर इंडिया पे 1914 में? आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए। नहीं तो मैं बता दूं कि इंडिया पे उस समय पर 1914 में अंग्रेज राज कर रहे थे हम पे, ब्रिटेन राज कर रहा था। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारा असर पड़ा इस वर्ल्ड वॉर 1 का, क्योंकि हम पे कौन राज कर रहा था? अंग्रेज राज कर रहे थे। तो हमारे यहाँ से लोग तो भेजने ही पड़ेंगे भैया, क्योंकि मालिक तो वही बन चुके हैं ना हमारे यहाँ के। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भैया हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, तो भैया इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना था। हम लोग बात करेंगे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था हमारे ऊपर, हम लोग अब बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ इम्पैक्ट जो कि वर्ल्ड वॉर के इंडिया के ऊपर पड़े। सबसे पहले हमारा जब जो ब्रिटिश आर्मी थी, तो वो क्या-क्या लड़ रही थी? विश्व युद्ध लड़ रही थी। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, तो जंग बिना पैसों के तो लड़ी जाती नहीं है। तो पैसे का खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब भैया खर्चा खींचे कहाँ से? तो इन्होंने क्या करवाया कि इन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया। यानी कि बाहर से कोई चीज़ अगर हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब अपने कंट्री के अंदर, तो फिर उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहे थे और हमारे यहाँ पे बिचिंग गुड्स तो और ज़्यादा महँगे हो जाएँगे। तो भैया इन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो हमारे गुड्स थे, यानी कि सामान था, वो दुगनी कीमत पे आ गया था। कब से कब तक? 1913 से लेकर 1918 तक में भैया दुगनी महँगाई हो गई थी। और अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? ज़बरदस्ती जो इंडियंस थे, उन्हें क्या कर रहे थे? आर्मी में भर्ती कर रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि भैया अंग्रेज़ तो लूट ही लूट रहे थे, प्रकृति ने भी हमारा साथ देना छोड़ दिया। तो 1918 से 1919 और 1920 से लेकर 21 तक क्या हो गया था? हमारा क्रॉप फेलियर हो गया था। भैया बहुत जगह सूखा पड़ गया था। और भैया इसकी वजह से क्या हुआ कि भैया जो खाने की शॉर्टेज हो गई सब जगह। और जब खाने की शॉर्टेज हो गई और समय पे क्या हो गया था, बहुत सारे लोग तो खाने की शॉर्टेज तो हो ही रही थी, इवन इवन कि उस समय पर बीमारी फैल गई थी, इसका नाम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक था। इससे हुआ क्या कि बहुत लाखों की मात्रा में लोग मर गए। तो क्या हुआ, 1921 में सेंसस हुए, तो उसमें पता लगा कि 13 मिलियन पीपल मर चुके हैं। सोच के देखिए, किससे? फैमाइन और ये एपिडेमिक की वजह से इतने लाखों लोग मर गए थे हमारे इंडिया के अंदर। और जो वो लोग थे, इवन कि आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा उस समय पर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का, तो उनका स्टेटमेंट तो और माशाल्लाह था। लोग सोच रहे थे कि ये भैया जैसे भी ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी, तो इसके बाद हमारी कंडीशन सुधरेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो कंडीशन तो और ज़्यादा बदतर होने लगी थी धीमे-धीमे, इसीलिए तो फिर हमारा देश आज़ाद हो गया था। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सत्याग्रह।
तो ये रहा हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो 19 जनवरी 1915 में एंट्री होती है बापू की। तो बापू जी आते हैं इंडिया में, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, और लाते हैं अपने साथ एक विचार किसका, सत्याग्रह का, यानी कि द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। यानी कि इनका जो बापू जी थे उनका कहना था कि भैया हम लोग बिना शस्त्र के हम लोग लड़ाई जीतेंगे, किससे, सत्य से, और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जो अपनी जीत है वो जीतेंगे बिना किसी हथियार के। तो ये इनका विचार था। तो भैया गांधी जी इंडिया में आने से पहले कहाँ थे? गांधी जी इंडिया में आने से पहले साउथ अफ्रीका में थे। तो इन्होंने 1906 में एक अपना मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था सत्याग्रह। तो क्यों चलाया था इन्होंने, पहला सत्याग्रह क्यों चलाया था? तो वहाँ पे नस्लवाद चलता था, कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर रेसिज्म सिस्टम चलता था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इनका जो मूवमेंट था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और वहाँ पे इन्होंने काफ़ी लोग बहुत अच्छा अच्छा किया। तो भैया इंडियन लीडर्स को पता चल गया था। तो इंडियन लीडर्स ने भी कहा कि भैया आइए इंडिया में। तो इसलिए ये इंडिया में आए थे कि अपने देश को भी जो आज़ादी दिलानी है अंग्रेज़ों से। तो जैसे ही वहाँ से गांधी जी निकले और इंडिया के अंदर आए, तो इंडिया के अंदर गांधी जी ने 3 मूवमेंट चलाए, 3 जगह पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। सबसे पहले हम लोग बात करें इन्होंने कहाँ सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। इन्होंने किया था 1917 में चंपारण में, यानी कि बिहार में इन्होंने पहले आके अपना मूवमेंट यहाँ पे आके एस्टेब्लिश करवाया था। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम थी किसको, किसानों को। क्या प्रॉब्लम थी कि जो अंग्रेज थे उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो क्रॉप को उगाने के लिए कहते थे। तो भैया बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी इनके साथ। तो इन्होंने किसको बुलाया इधर पे, जो हमारे, आप लोगों ने अगर क्लास 12th में आप लोग आएंगे तो आप लोग राम कुमार शुक्ला नाम था शायद उनका। तो वो जाते हैं गांधी जी के पास कि भैया अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि भैया हम कहाँ से आए हैं, बिहार से आए हैं, तो आप चलिए हमारे साथ। तो उनकी डेडिकेशन देख के जो बापू थे हमारे, तो यहाँ पे आए। और यहाँ पे आने के बाद उन्हें पता चला कि भैया ये जो अंग्रेज हैं इनसे ज़बरदस्ती इंडिगो को उगवा रहे हैं, और इनका पैसा भी बहुत कम दे रहे हैं। और हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि इनकी भैया डिमांड खत्म हो गई थी वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे यूरोप के अंदर जर्मनी में क्या हो गया था, सिंथेटिक जो इंडिगो थी उसकी उत्पत्ति हो गई थी। तो इनकी इंडिगो के बारे में इनसे मतलब किसानों से कह दिया इन लोगों ने कि भैया हम लोग अब तुमसे जो इंडिगो है वो नहीं उगवाएंगे, बस तुम्हें इसका टैक्स देना पड़ेगा। तो जबरदस्ती पैसे भी लूट लेते हैं भाई साहब, क्योंकि इन्हें पता था कि भैया डिमांड कम हो गया ये मैं तो अपने आप बंद कर दो पहले से, तो इनसे पैसे ही मिल जाएंगे। तो ऐसे ही किसानों को पता चलता है कि हाँ भैया अंग्रेजों ने हमसे जबरदस्ती पैसे ले लिया, हमसे कह रहे थे अब बंद कर देंगे। तो पर इन लोगों को पता चला गया कि भैया जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो की खोज हो चुकी है। तो भैया ये लोग भैया बड़े परेशान थे, भैया पैसे भी नहीं है हमारे पास और ये लोग यार लूट भी रहे हैं। तो फिर गांधी जी इन्हें इंस्पायर करते हैं, कहते हैं कि भैया अपने खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो इनका सत्याग्रह मतलब सफल हो जाता है, और जो अंग्रेज हैं इनका थोड़ा बहुत पैसा वापस कर देते हैं। ध्यान रखिए पूरा पैसा नहीं दिया था, थोड़ा बहुत ही पैसा दिया था इन्हें। पर जो गांधी जी थे इनके मन में अब ये बत्ती चमक गई थी कि भैया अंग्रेज थोड़ा थोड़ा तो झुके, कम से कम पहली बार इन्होंने गलती तो मानी, इनके लिए इतना ही काफ़ी था। तो फिर अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले सत्याग्रह के बारे में। दूसरा सत्याग्रह होता है कब, 1917 में। तो जो गांधी जी जाते हैं कहाँ पे, खेड़ा, जो कि गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसानों की ये थी कि इनकी जो फसल थी वहाँ पे सूखा पड़ गया था, तो इस वजह से इनकी फसल खराब हो गई थी। अब वहाँ पे बीमारी प्लेग भी फैल गया था। तो अब जो किसान थे वो भैया अपना जो टैक्स था वो नहीं दे पा रहे थे। तो अंग्रेज जबरदस्ती उनसे कह रहे थे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमें तो टैक्स चाहिए। तो गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी अब डिमांड करेंगे रिलैक्सेशन, यानी कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। तो गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह था वो भी भैया पास हो जाता है। तो इन्हें रिलैक्सेशन मिल जाती है, थोड़ी बहुत देते हैं। बस ध्यान रखना कि अंग्रेज ज़्यादा कुछ रिलैक्सेशन नहीं देते, थोड़ी बहुत दे देते। पर गांधी के लिए उतना काफ़ी था कि भैया जो अंग्रेज हैं वो दबना सीख गए हैं थोड़ा बहुत, तो इन्हें धीमे धीमे दबाया जाए। जैसे कि हम लोग आम को पहले थोड़ा टाइट होता है तो उसे ऊपर का हिस्सा निकाल के दबाते हैं चारों ओर से कि वो मतलब दबा दबा के निकाल सकें उसे। तो वैसे ही अब अंग्रेज धीमे धीमे निकल रहे थे। तो ये जो पूरी जो आपको स्लाइड दिख रही है, तीसरे सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो आपको जो स्लाइड दिख रही है ये पूरी स्लाइड नहीं है। तो एक्चुअली दूसरी कहानी में आपको जो ये तो है ही, और दूसरी कहानी भी है, तो मैं आपको थोड़ा इसके साथ बता दूंगा। तो 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने तीसरा सत्याग्रह चलाया था। तो यहाँ पे क्या हो गया था, प्लेग बीमारी यहाँ भी फैल गई थी। तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने छुट्टी दे दी थी इन लोगों को, यहाँ के वर्कर्स को। तो स्किल्ड वर्कर थे ये लोग। तो भैया जो इन लोग उन मानकों ने इनसे कह दिया कि भैया आप लोग कहीं से जो वो नहीं होता है ब्याज होता है, तो ब्याज की व्यवस्था से अपना 3 महीने खर्चा चलाइए, बाद में हम आके दे देंगे आपको।
इन्होंने कहा कि ठीक है, हम पहले हफ्ते में दे देंगे आपको। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, 3 हफ्ते बाद, 3 महीनों बाद आइए। तो उन्होंने देने से मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएँगे, और जो इनकी सैलरी थी वो भी थोड़ी कम ही थी। तो इस वजह से जो ये लोग थे, इन लोगों ने भैया बड़े परेशान हो गए थे। तो भैया जो उन्हीं बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनमें से एक लोगों को बहुत दया आई इनके किसानों के ऊपर। इन्होंने गांधी जी को लेटर भेजा, तो गांधी जी भैया आए यहाँ पे, और उन्होंने गांधी जी ने इन वर्कर्स के लिए काफ़ी डिमांडें की। तो भैया इनकी सैलरीज़ वगैरह भी इंक्रीज़ करा दी गई, और इनका जो भी लोन वगैरह था उसका पूरा नहीं, थोड़ा बहुत पैसा इन्हें वापस दिलवा दिया। तो ये हमारे 3 इनके मूवमेंट सत्याग्रह यहाँ पे इनके मतलब पॉपुलर हो गए बहुत ज़्यादा। तो इनके ये 3 मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो अब ये अंग्रेज़ क्या करेंगे, रॉलेट एक्ट पास करेंगे। तो रॉलेट एक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ कि उस समय पर हो क्या रहा था कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, उनसे कह दिया था कि भैया आपको अच्छी मतलब सैलरी वगैरह देंगे, पेंशन देंगे, अच्छे-अच्छे वादे किए, और अलाउंसेस वगैरह के बारे में भी कहा कि अलाउंसेस भी देंगे। पर उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। इस वजह से जो इंडियंस थे, तो वो भड़क चुके थे बहुत कस के। जब वो भड़क गए, तो भैया इनकी खटिया खड़ी हो गई। तो भैया वो उपद्रव पे उतर आए थे हर जगह पे। प्रोटेस्ट कर रहे थे, तोड़ा-फाड़ी कर रहे थे, अंग्रेज़ों के बंदे जहाँ दिखते फोड़ देते थे। तो इनके साथ इतना वो ऐसा कर रहे थे भैया। इन्होंने कहा, रॉलेट नाम के एक जज थे, तो उनका सरनेम था रॉलेट। तो उन्होंने क्या किया कि रॉलेट कमेटी बनाई। तो फिर उन्होंने एक लॉ पास किया, जिसमें यही था कि भैया 2 साल की सज़ा हो सकती है आपको, अगर आपके ऊपर शक, मतलब कि अगर आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में हमें पाए हुए दिखते गए, तो आपको 2 साल की सज़ा होगी। और ध्यान रखना कि इसमें अगर आपके ऊपर शक भी होता है, यानी कि अंग्रेज़ सिपाहियों को अगर शक होता है कि आप कुछ उपद्रव कर सकते हैं, तब भी सज़ा होगी, और कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा आपको। जो सरकार है वो सीधे-सीधे सज़ा दे सकती थी इसमें। तो इतना काला एक्ट था, इस वजह से इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट कहा गया। तो इस एक्ट से हुआ क्या कि भैया जिसके ऊपर भी शक हो रहा था, वो निपटा दे रहे थे ये। तो हाल-फिलहाल जेल में बंद कर दे रहे थे 2 सालों तक के लिए। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, इन्हें कोई मतलब नहीं था। बस तुम्हारे ऊपर शक होना चाहिए, निपटा देंगे, या निपटा दिए जाओगे तुम। ये सीन देखने को मिल रहा था हमें। तो गांधी जी को आता है गुस्सा। गांधी जी कहते हैं भैया अब तो हम करेंगे पास, रॉलेट एक्ट को निपटाएंगे हम। तो गांधी जी लॉन्च करते हैं अपना अगला सत्याग्रह, किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो रॉलेट एक्ट को मतलब जो अब इनका सत्याग्रह था, उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? रॉलेट सत्याग्रह। तो ये पूरे हम लोग बात करें नेशन के तौर पर, ये पहला बड़ा सत्याग्रह था। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को ये मूवमेंट स्टार्ट किया, और इन्होंने कहा, क्या कहा? हम करेंगे अब हड़ताल। तो लोग जो वर्कर्स थे, वो वो इस हड़तालों पे चले गए, रैलियाँ निकाली गईं, जो वर्कशॉप थी वो बंद कर दिए गए। तो भैया जो अंग्रेज़ थे, वो उन्होंने कहा कि भैया कम्युनिकेशन लाइन कहीं डिस्टर्ब ना कर दें, हमारा लिंक ना टूट जाए हमारे सिपाहियों से, और बस ये निपटा ना दें हमें। तो अंग्रेज़ इनसे डर गए, तो इन्होंने क्या करवा दिया, जो बड़े-बड़े नेता थे, उन्हें अरेस्ट करने लगे, और जो पब्लिक मीटिंग्स थी उसे भी मतलब बंद करवाने लगे धीमे-धीमे। तो और क्या हो रहा था कि गांधी जी को, बड़े-बड़े लीडर्स को तो बंद कर ही रहे थे, और बड़े-बड़े लीडर्स को बंद कर ही रहे थे, और गांधी जी को भी दिल्ली जाने से रोक दिया था। और क्या होता है कि 10 अप्रैल को जो पुलिस होती है अमृतसर में, एक क्या कर रही है, पीसफुल प्रोसेसन हो रहा था वहाँ पे, तो मतलब हमला वगैरह कर देती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे हड़ताल वगैरह, उसके खिलाफ विरोध उठने लगता है। तो यहाँ पे जो वहाँ की सरकार होती है पंजाब की, अमृतसर वगैरह साइड में, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है। तो फिर कमांड दी जाती है किसको? जनरल डायर को दी जाती है। तो जनरल डायर के हाथ में यही वो आती है, पावर आती है। तो पंजाब का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आया गया था? जनरल डायर के कंट्रोल में आ गया था। तो भैया ये करेंगे कांड बहुत बड़ा। अब होता क्या है, 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग है, वहाँ पे क्या होता है, एक कांड होता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो नॉर्मली जो प्रोटेस्टर्स थे, वो कहाँ आते थे, उन्हें भी पता था कि भैया जलियांवाला बाग है, और सरकार भी नहीं रोक सकती थी ये, क्योंकि भैया नेशनल त्योहार था, बड़ा त्योहार था, तो उसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। प्रोटेस्टर तो उन्होंने सोचा भैया भीड़ में जाके अपनी डिस्कशन करेंगे, कैसे-कैसे क्या इनके खिलाफ विरोध करना है। तो नॉर्मली वहाँ पे बैसाखी का मेला लगना था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या किस लिए आए थे? बैसाखी के मेले के लिए आए थे यहाँ पे। और थोड़े बहुत हमारे सिपाही थे, जो कि देश के आंदोलन के लिए कुछ कर रहे थे, तो वो भी आए हुए थे। तो जैसे ही ये खबर किसके कान में लगी, जो जनरल डायर था उनके कान में लगी कि भैया जो यहाँ पे ये लोग प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हैं हमारे खिलाफ, कि अंग्रेज़ों को जो रॉलेट एक्ट है उसे कैसे हटाना है, या फिर कैसे वायलेट करना है। तो जैसे ही जनरल डायर को पता चला, तो भैया वो अपने बंदों के साथ आए, और इन्होंने एक मतलब मेन एंट्रेंस एक ही थी यहाँ पे, बस उसको इन्होंने बंद करवाया, और गए, निकाली गोलियाँ, और अपने 15 मिनट तक लगातार गोलियाँ चलवाई थी इन्होंने अपने सिपाहियों से, 15 मिनट तक। वो भी क्यों रुकवाई फिर, पता है आपको? क्योंकि इनके जो एम्यूनेशन थे वो ख़त्म हो गए थे। इस वजह से इन्हें रोकनी पड़ी, तो बहुत हज़ारों लोग मरे, और भैया हाहाकार मच गया सब जगह के सब जगह पे, इनके खिलाफ विरोध होने लगे बहुत बड़े-बड़े।
तो जैसे ही ये न्यूज़ फैली तो भैया जो लोग थे वो सड़कों पे उतर आए, स्ट्राइक्स वगैरह पे उतर आए और लोगों की और पुलिस की क्लैशेस होने लगीं और जो बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर अटैक होने लगे और लोगों अब भैया इतना सब कुछ हो रहा है तो भैया ब्रिटिश सरकार के हाथ से भी सत्ता जा रही है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो अब कोई भी आंदोलन होता है तो फिर कोई भी या फिर विद्रोह होता है तो उसको दबाना प्रशासन का ही काम होता है, क्योंकि आप लोगों ने राजा महाराजाओं की कहानी भी सुनी होगी। अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें जो राजा महाराजा थे वो कैसे जो प्रोटेस्ट होते थे उसको कैसे-कैसे दबाते थे। तो उसी प्रकार जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्हें भी दबाना पड़ा। तो इन्होंने लोगों से नाक अड़वाई, लोगों को क्राउल करवाया, ज़बरदस्ती सैल्यूट करवाए और कोड़े मारे लोगों के ऊपर, गाँव के गाँव तबाह कर दिए। तो गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो, इस वजह से उन्होंने सत्याग्रह को रोक दिया। तो गांधी जी अब ये सोच रहे थे कैसे भी करके अब बड़े आंदोलन के बारे में सोचा जाए और इन्होंने सोचा कि बड़ा आंदोलन कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हिंदूस और अगर मुस्लिम्स की यूनिटी अगर साथ में आ जाए तो फिर हमारा काम हो जाएगा, बड़ा मूवमेंट हम कर देंगे, खेला खेल देंगे। तो भैया अब इन लोगों की हिंदूस और मुस्लिम की डिमांड क्या थी साथ में आने की, ये समझते हैं हम लोग। पहले हिंदूस को क्या चाहिए था, स्वराज यानी कि आज़ादी चाहिए थी। ये लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और मुस्लिम्स में क्या था, उनके बीच में चल रहा था खिलाफत इश्यू। तो जैसे कि हमें पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, इसमें ब्रिटेन और तुर्की आमने-सामने थे। तो बेसिकली जो ब्रिटेन था वो जीत गया था और जो तुर्की थी वो हार गई थी। तो इसके जो जनरल थे, हम लोग बात करें जो खलीफत थे या फिर हम लोग खलीफा, इन्हें हिंदी में कहते हैं खलीफा, यानी कि इनके मेन लीडर यही होते हैं मुस्लिम्स के। तो इनको बहुत रिस्पेक्ट की मिलती है मुस्लिम वर्ल्ड में। तो इन जो इंडियन मुस्लिम थे इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो वो इनके खिलाफ वो नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर हार्श ट्रीटी लगे, क्योंकि अंग्रेज जीत चुके थे, तो इनके ऊपर हार्श ट्रीटी लगाते। तो भैया इनके खिलाफ भी वो लोग कुछ करने के बारे में सोच रहे थे, तो छोटे-मोटे मूवमेंट चला रहे थे। तो गांधी जी को भी पता था कि ये छोटे मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मैटर थोड़ा इंटरनेशनल है। तो इन्होंने कहा कि भैया अंग्रेजों के खिलाफ अगर तुम्हें लड़ाई लड़नी है तो आओ, मिल जाते हैं अपन लोग। तो हिंदू मुस्लिम को ये लोग इस तरीके से मिलाएँगे कि भैया काम कर देंगे, इनका मूवमेंट बहुत मस्त चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि जो हिंदूस और मुस्लिम थे इनको ये क्या हो जाएँगे, यूनिफ़ाइड हो जाएँगे। यानी कि एक हो जाएँगे, क्यों? क्योंकि दोनों का दुश्मन तो एक ही था, अंग्रेज थे, तो ये लोग यूनिफ़ाई हो जाएँगे आपस में। तो इसके बाद क्या होता है कि मार्च 1919 में बॉ सॉरी फॉर दैट, पर मुझे वीडियो रोकना पड़ा था। तो हाँ, हम लोग तो ये थे कि मार्च 1919 में क्या हुआ था कि जो बॉम्बे था, वहाँ पे क्या हो गया था, कमेटी बनी थी। कौन-सी? खिलाफत कमेटी। क्यों बनी थी? अभी हमने बात की थी कि इन लोगों के बीच में गांधी जी दिमाग लगा रहे थे कि हाँ, दोनों का मूवमेंट हो जाए। तो इन्होंने एक मुस्लिम ली जो यंग मुस्लिम लीडर्स थे, तो उनकी भी मदद से इनकी एक कमेटी बनाई गई। तो उसमें कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन लोगों ने डिस्कस की गांधी जी से। इन्होंने कहा कि भैया कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग मास एक्शन कर सकें? हाँ, तो गांधी जी ने कहा कि हाँ, हम लोग कर तो सकते हैं, पर ये तभी होगा तो अगर हिंदू-मुस्लिम की यूनिटी हो जाए तभी ये कुछ हो सकता है, वरना तो फिर मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, देखते हैं। फिर जब काफ़ी दिन डिस्कशन के हो जाते हैं तो आखिरकार सितंबर 1920 में क्या होता है कि कांग्रेस सेशन होता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। जो गांधी जी होते हैं वो कन्विंस कर लेते हैं दूसरे लीडर को कांग्रेस के कि भैया हम लोग क्या करते हैं, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो फिर गांधी जी जो शौकत अली और हम लोग बात करें, ये लोग थे तो गांधी के साथ मिल गए। तो इससे गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, नॉन कॉरपोरेटिव मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने, यानी कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो क्यों गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाना चाहते थे, हम लोग अब ये समझते हैं। अगर हमें ये समझना है कि जो गांधी जी थे वो नॉन कॉरपोरेटिव मूवमेंट क्यों चलाना चाहते थे, तो इसके लिए हमें समय के पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि 1919 में गांधी जी ने अपनी किताब लिखी थी हिंदू स्वराज। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो अंग्रेज थे वो अपना भारत देश में शासन इसलिए बना पाए क्योंकि जो इंडियंस थे उन्होंने उनके साथ कॉर्पोरेट कर लिया था, यानी कि कॉर्पोरेट हो मतलब कर लिया था। अगर हम लोग उनके साथ कॉर्पोरेट करना यानी कि उनका सहयोग करना बंद कर देंगे तो जो अंग्रेज हैं वो 1 साल के अंदर यहाँ से चले जाएँगे। और यही गांधी जी सोच रहे थे। तो गांधी जी अब क्या करना चाह रहे थे कि अब जो मतलब कि लोगों से अपील करेंगे कि इनके साथ कॉर्पोरेट मत कीजिए, स्कूल में मत जाइए, इनका कुछ काम नहीं किए। हम तो भैया, अगर इस बस में जाना है आपको, अंग्रेजों की बस में मत जाओ, पैदल चले जाओ। तो ये कहना का मतलब था गांधी जी का, इनके साथ कॉर्पोरेशन करना बंद कर दो, अपने आप ये चले जाएंगे। तो गांधी जी ने क्या बताया कि हम लोग इस मूवमेंट को यानी कि इस आंदोलन को कैसे कैसे चलाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भैया जितनी भी इन्होंने उपाधियां दी हैं तुम लोगों को, सबके सब वापस करवा दो। तो वापस करवा दिया। दूसरा है कि बॉयकॉट कर दो जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज हुई, आर्मी हुई, पुलिस हुई, कोर्ट्स हुए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुए, स्कूल्स हुए, फॉरेन गुड्स हुए, तो ये सब कुछ छोड़ दो।
अगर छोड़ दोगे तो अपने आप सब कुछ वो अपने आप कुछ कम उनके पास कुछ काम ही नहीं बचेगा, तो अपने आप छोड़ के चले जाएँगे। तो अगर इन केस अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमारे ये मूवमेंट को दबाने की कोशिश करेगी, तो फिर हम लोग फुल सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जारी कर देंगे, तो ये सब कर देंगे। पर हर कोई इनका सपोर्ट नहीं कर रहा था। कौन-कौन सपोर्ट नहीं कर रहा था इनका? तो सबसे पहले थे हमारे कांग्रेस के लीडर्स। तो जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो स्टार्टिंग में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर 1920 में, अगर वो उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन्हें कुछ पावर्स मिल जाएगी, तो फिर वो लोग कुछ ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को चेंज कर पाएँगे। और और उन्हें ये भी डर था कि भैया जो अगर ये मूवमेंट होता है तो इससे बहुत ज़्यादा वायलेंस होगा। तो ये 2 डर थे इनके पास, जिसकी वजह से वो लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पर दिसंबर 1920 में क्या हुआ कि नागपुर सेशन में जो कांग्रेस थी उसने भी मान लिया कि हाँ भैया ठीक है, मान लेते हैं हम आपका मूवमेंट, हम भी देखते हैं करके क्या होता है। तो फाइनली जनवरी 1921 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया हमारा अच्छी तरीके से। अब हम लोग देखेंगे कि जो मूवमेंट था उसने कैसे-कैसे गर्मी कहाँ-कहाँ पकड़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे टाउन्स में क्या हो रहा था कि जो मिडल क्लास ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो जो थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट थे उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस से अपना मतलब हट गए, छोड़ दिए अपना। कॉलेजेस के जो टीचर्स वगैरह थे, हेड मास्टर थे, उन सब ने रिज़ाइन कर दिया। जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेज़ छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट कर दिए गए। मद्रास को छोड़कर बस केवल। और हम लोग बात करें फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट कर दिया और जितनी भी दारू की दुकानें थी सबको जाने से रोक दिया गया और विदेशी कपड़े जलाए गए। तो इसका रिजल्ट क्या निकल देखने को मिला? हमें इतनी सब चीज़ें तो कर दी, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला? इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि जो बाहर से कपड़े आते थे, समझ लीजिए उनका इम्पोर्ट समझ लो उन बहुत बिल्कुल आधा हो गया। 1921 1922 के बीच में बिल्कुल आधा हो गया। और जो मर्चेंट और ट्रेडर थे उन्होंने भैया जो विदेशी गुड्स थे उनको बेचना मना कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो थोड़ी इंक्रीज़ करने लगी थी और लोगों ने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया था। पर प्रॉब्लम तो यहाँ पे आई, ये केवल शॉर्ट टर्म गेन्स थे, लॉन्ग टर्म गेन्स नहीं थे। लॉन्ग टर्म्स गेन्स में क्या हुआ था कि लोगों ने क्या कर दिया था, लोगों ने फिर से कपड़े मतलब उनके पहनने स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि भैया अब जो खादी बनती है, खादी थोड़ी महँगी आती है और वो लोग तो जो नॉर्मल वाले कपड़े आते थे वो तो मशीनों से एक बार में बन के निकल रहे थे और इनको हाथों से बनाना पड़ता है। तो इस वजह से धीमे-धीमे लोगों ने क्या करना वो मतलब फॉरेन गुड्स को लेना स्टार्ट कर दिया और भी बहुत सारी चीज़ें की जैसे कि और भैया क्या हुआ, जो लॉयर्स थे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो भैया दोबारा से वही कोर्ट में जाना पड़ा। दूसरी बात ये थी जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट थे उनके पास भी कोई और दूसरे इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तो उन्हें फिर जाना पड़ा वहाँ पे। तो यही कुछ हमें रीज़न देखने को मिल रहे थे, इसी वजह से वहाँ पे जो मूवमेंट था टाउन्स में बाद में स्लो डाउन हो गया था। तो हमारा अगला टॉपिक है रेविलियन इन कंट्री साइड। तो गाँव में कैसे-कैसे इसका मूवमेंट का असर देखने को मिल रहा था। तो ये मूवमेंट को 2 लोगों के बीच में बँट गया था। तो पहले थे हमारे पीज़ेंट्स यानी कि किसान और दूसरे थे हमारे ट्राइबल्स यानी कि जो जंगलों में रहते हैं लोग। तो गाँव में एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम अवध का। तो अवध में किसान क्या कर रहे थे, किसानों के बीच में और तुलकदारों के और लैंडलॉर्ड्स के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, तो भैया जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, वो इनसे हाई रेंट चार्ज करते थे और इनसे बेकार करने के लिए कहते थे। बेकार क्या होता था, यानी कि फ्री का काम करना पड़वाता था इन लोगों किसानों को इनके लॉर्ड्स के लिए। तो भैया ये लोग परेशान थे, तो भैया वहीं पे एक थे हमारे कौन बाबा रामचंद्र। तो इन्होंने डिमांड की कि भैया कि कैसे भी करके रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी कि हमारा कर थोड़ा कम लिया जाए और बेकार को बंद करवाया जाए और इन जो सोशली यानी कि सामाजिक तौर पर इनका बहिष्कार कर दिया जाए लैंडलॉर्ड्स का। तो ये इनकी डिमांड थी। इस वजह से जो बाबा रामचंद्र थे इन्होंने मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट का नाम क्या था? नाई बंद नाई धोबी बंद। तो इन्होंने जो बेसिक सर्विसेज़ थी जैसे कि नाई की हुई या फिर दूसरी छोटी-छोटी सर्विसेज़ हुई जो कि आम लोग करते थे, इन्होंने वो कहा कि हम अब तुम्हें देंगे नहीं, जाओ तुम क्या कर लो, जो कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो नहीं कर पाना हमसे। अब वहाँ पे एंट्री लेते हैं कौन? नेहरू जी। नेहरू जी जैसी एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इनका मिशन जो था इनका सपोर्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे होता ये है कि वहाँ पे 300 से ज़्यादा ब्रांचेज़ खुल जाती हैं आस-पास के गाँव में, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा था इनका ये वाला। तो 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल जाती हैं किसकी? अवध किसान सभा की, जो कि खोली थी किसने? बाबा रामचंद्र ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और धीमे-धीमे हम लोग देखते हैं कि गाँव में क्या होने लगा कि भैया जो लोग थे, वो जो छोटे-मोटे मतलब छोटे-मोटे किसान थे, भैया तुलकदारों या फिर मर्चेंट्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। बाज़ारों को लूट लिया जा रहा था, जो अनाज था वो लोग इकट्ठा कर ले जा रहे थे और जो लोकल लीडर्स थे वो यही कह रहे थे कि भैया हमसे जो छोटे ज़मींदार हैं, वो क बड़े ज़मींदारों की ज़मीनें छीन लें। तो भैया ये सब वॉयलेंटली होने लगा बहुत कस के, हाथापाई पे उतर आई बात। तो भैया ये लोग जो हमारे गांधी जी थे, नेहरू जी थे, बहुत निराश हो गए।
बड़े परेशान हो गए। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइबल में कैसा-कैसा सीन था। तो ट्राइबल्स में कैसे-कैसे इसका पोज़ीशन चल रहा था। तो आंध्र प्रदेश में गुलेम हिल्स का हम लोग का केस स्टडी उठाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कर दिया था, जो फॉरेस्ट थे, यानी कि जंगल थे, उधर पे इन लोग जनजातियों को भगा दिया था। उनसे कहा था, भैया बंद है ये फॉरेस्ट, इधर मत कुछ करना। तो उनकी जो लाइवलीहुड थी, यानी कि अब भैया जो हमें पता है कि जंगल जो कबीले के लोग होते हैं, वो जंगल ही में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो भैया उनसे जब उनका जंगल छीन लोगे, तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग ऐसा फ़ील करते थे कि जंगल बचाना उनका अधिकार है, तो अंग्रेज़ हमें रोक रहे हैं, और उन्हें ज़बरदस्ती लेबर करवाई जाती थी, यानी कि बिना पैसे के मज़दूरी करवाई जाती थी उन लोगों से। तो इस वजह से भी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इन किसानों को बचाने के लिए आते हैं हमारे अल्लूरी सीतारामन राजू। तो बेसिकली ये भक्त थे किसके? गांधी जी के। ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, और इनका ये दावा था कि इनके पास सब शक्तियाँ हैं कि ये भविष्य बता सकते हैं, और ये बुलेट से मतलब गोलियों से भी बच सकते हैं। और इन्होंने कहा था, ये लोगों से कहते रहते थे कि हमें हमेशा खादी पहननी चाहिए, क्योंकि गांधी जी से भैया इंस्पायर्ड थे, और हमें दारू शराब नहीं पीनी चाहिए। और इनको बस एक एक चीज़ से नहीं मानते थे, ये एक चीज़ नहीं मानते थे गांधी जी की, कि भैया जो हमें आज़ादी मिलेगी, वो नॉन वायलेंस से नहीं मिल सकती, यानी कि हमें अपने हथियार उठानी पड़ेगा, तभी हमें आज़ादी मिलेगी। पर होता क्या है कि और इन्होंने फिर 1920 में गुरिल्ला मूवमेंट चलाया, जिसमें इन्होंने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पर, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने लगे। पर 1924 में क्या होता है कि जो अंग्रेज हैं, वो अल्लूरी सीतारमन राजू को निपटा देते हैं, यानी कि मार देते हैं। तो पर ये उनके लिए चाहे जैसे भी हों, पर इनके जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके लिए तो ये हमेशा हीरो ही रहेंगे। हम लोग अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्वराज इन प्लांटेशन। तो प्लांटेशन वर्कर को जबरदस्ती क्या क्या करना पड़ता था, टी गार्डन और में काम करना पड़ता था असम के। तो 1859 में ये था कि एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था, जिसमें ये था कि प्लांटेशन वर्कर बिना परमिशन के ये गार्डन नहीं छोड़ सकते हैं। पर जो वर्कर्स थे, उन्हें जैसे ही पता चला कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने वो काम वाम छोड़ के घर की तरफ भागने लगे। तो रास्ते में इन्हें मिले कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज मिले इन्हें, अंग्रेजों ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो यार, तुम बता ही नहीं है तुम हमका। और भैया ये लोग कह रहे, हमें भैया हमने सुना है कि नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट चालू हुआ है, तो हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। इन्हें आती है गुस्सा अंग्रेजों को, ये उठाते हैं डंडे और बहुत बुरी तरीके से मारते हैं उन्हें। और भैया बहुत उनके साथ बुरा होता है, तो ये सब सीन देखने को मिल रहा था। तो जैसा कि हमने देखा कि इंडिया में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोग स्वराज का अलग-अलग मतलब निकाल रहे थे, और ये मूवमेंट धीमे-धीमे वायलेंट हो रहा था। पर इसकी जो पीक पॉइंट था, वो कहाँ पे हमें देखने को मिला कि 1952 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। कहाँ पे? गोरखपुर में। तो एक जगह पे जो लोग थे मार्केट के अंदर, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, और जो लोकल पुलिस थी, उन्होंने उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। तो भई गुस्से में जो कुछ लोग थे, वो गए कहाँ पे? पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे जाके आग लगा दी। इसके साथ-साथ जो कुछ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स थे, वो मर गए, और जो वहाँ पे बहुत कस के उन्हें जिंदा जला दिया गया। और फिर उसके बाद गांधी जी ने जो अपना नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट था, वो वापस लिया, क्योंकि भैया हमें इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे वायलेंट देखने को मिल रहे थे। चाहे हमने पिछली बार गाँव में बात की हो कि जो गाँव में छोटे किसान थे, वो उपद्रव पे उतर आए थे, और यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा था। तो भैया इन्होंने कहा कि भैया हम इतना नॉन वायलेंस झेल ही नहीं पाएंगे, तो हम भैया अपना जो मूवमेंट है, वो वापस ले रहे हैं। तो जैसे ही हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद गांधी जी स्टार्ट करते हैं, गांधी सोचते हैं कि भैया मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले लोगों को पहले ट्रेन करना चाहिए मुझे, क्योंकि लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि क्या हम लोग कैसे मूवमेंट करना है, और मकसद क्या हमारे मूवमेंट के पीछे। ये नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी मतलब निकाल लो और फिर जाके डंडा मारी करो वहाँ पे जाके। तो इससे पहले हम लोग बात करें कि जो कुछ कांग्रेस के लीडर थे, वो ये सोच रहे थे कि भैया अब हमें ये सब नहीं करना है, थक चुके हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश में अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, तो अगर हम उन लोगों के ब्रांच में बैठकर कुछ पॉलिसीज़ में कुछ कर पाएँ तो ठीक है, वरना ऐसे तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग बात करेंगे कौन से वो लीडर्स थे जो कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे अब मास मूवमेंट्स में। तो बेसिकली वो हमारे सी आर दास और जो मोतीलाल नेहरू जी थे, इनका कहना था, भैया अब हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, तो अगर हम लोग पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो तभी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हटा पाएंगे। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई 1 जनवरी 1923 को। पर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हैं, ये दोनों ज्वाइन ही नहीं करते हैं। ये लोग सोचते थे कि भैया जो हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी किससे? बड़े मूवमेंट करने से, और ज़्यादा बड़ा मूवमेंट करेंगे तो हमें आज़ादी जल्दी मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे टू फैक्टर्स जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को क्या किया, शेप किया। तो सबसे पहला था द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929। तो इसमें हुआ क्या कि भैया इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गई, तो इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो प्राइस थे, वो गिरने लगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी डिमांड कम हो गई। तो भैया इंडिया से
एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा था, तो भैया जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो भैया जो अपने किसान हैं वो फसल बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो जब फसल नहीं बेच पाएँगे तो भैया पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा नहीं है तो फिर वो अंग्रेज़ों को बहुत प्रॉब्लम्स होने लगेगी फिर। और दूसरा फैक्टर ये था कि इंडियन पॉलिटिक्स को अफ़ेक्ट करने का वो था, ब्रिटेन ने क्या भेजी थी 1927 में साइमन कमीशन भेजी थी, और ये कमीशन ये थी कि इसके हेड कौन थे? सर साइमन कमीशन थे। इस वजह से इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। तो इस कमीशन का ऑब्जेक्ट क्या था कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहते थे और उसे उसमें कुछ चेंज करना चाहते थे, क्योंकि जो इंडियंस थे उन्हें पसंद नहीं आ रही थी जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो। तो इन्होंने कहा कि भैया तो थोड़ा और चेंज कर देते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम ये थी कि भैया इसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे और कोई भी इंडियन नहीं था। तो भैया इसका बहुत विरोध हुआ और इससे कहा इसके लिए अपोज़ में क्या नारे लगे? साइमन गो बैक के नारे लगे इसके लिए। तो इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भैया बड़ा विवाद हुआ कि भैया लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया। तो उसके बाद जो वहाँ के फिर दोबारा हम लोग बात करें, वाइसरॉय थे कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर वो थे लॉर्ड इरविन। तो इन्होंने भैया लॉर्ड इरविन ने 2 ऑफर्स दिए इंडियंस को कि भैया अपनी इस मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इतना जो विद्रोह हो रहा था। तो भैया इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस, यानी कि थोड़ा बहुत थोड़ी छोटी आज़ादी समझ लीजिए वो दे रहे हैं हम आपको। और आप लोगों को आना पड़ेगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आना पड़ेगा, हमारे फ्यूचर डिस्कशन के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फ्यूचर डिस्कशन के लिए। पर जो कांग्रेस थी इसने सपोर्ट नहीं किया, हमें नहीं चाहिए भैया पूरी आज़ादी। जो रेडिकल्स थे उन्होंने कह दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए आज़ादी, आज़ादी ऐसी, हमें तो पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो जो गा नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया कि दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में उन्होंने रेज़ोल्यूशन पास किया कि भैया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 26 आने वाली 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे अपना। तो ज़्यादा लोग इस बात पे अटेंशन नहीं देते हैं और बहुत कम लोग ही यहाँ पे अटेंड करने जाते हैं ये इनका फंक्शन। तो गांधी जी बाद में ये सोचते हैं कि भैया क्या किया जाए कि कैसे भी करके हमें अगर मूवमेंट चलाना है, तो गांधी जी कह रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ करके इन्हें यूनाइट करना पड़ेगा लोगों को। तो अब बड़े मास मूवमेंट के लिए इन्होंने क्या सोचा, गांधी ने सोचा कि भैया नमक को हम लोग क्या बना सकते हैं, एक पावरफुल सिंबल बना सकते हैं पूरे नेशन के लिए। अब गांधी जी को क्यों लगता था कि जो नमक है वो पावरफुल सिंबल बन सकता है जिससे कि पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा? सबसे पहली बात तो जो नमक था वो अमीर से लेके गरीब तक सब इस्तेमाल करते थे। और भैया जो बात ये थी कि जो अंग्रेज़ थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे किसके ऊपर? नमक के ऊपर। और जो ब्रिटिश थे उनकी ही केवल मोनोपोली थी, केवल वो जो ब्रिटिश सरकार है केवल वही प्रोडक्ट मतलब नमक बना सकती थी, अगर और कोई करता तो उसके लिए लीगल नहीं था ये। तो इन्होंने सोचा कि भैया पावरफुल सिंबल बन सकता है ये हमारे लिए। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी 31 मार्च 1930 को महात्मा गांधी एक लेटर लिखते हैं। किसे लेटर लिखेंगे? वाइसरॉय इरविन को लिखेंगे। तो इन्होंने डिमांड लिखी कि भैया 11 डिमांडें लिखी, और इन्होंने अलग सोसाइटी की अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात रखी। और इनकी मेन डिमांड थी कि भैया सॉल्ट लॉ को ख़त्म कर दिया जाए। और गांधी जी ने कहा अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है 11 मार्च तक तो कांग्रेस लॉन्च कर देगी क्या, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो भैया लॉर्ड इरविन को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं गांधी जी को। तो गांधी जी भी कहते हैं भैया तुम हमको हल्का में ले लिया, हम तुम्हें भारीपन का दिखाएंगे तुमको हम। तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्ट मार्च यानी कि दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट की थी 12 मार्च 1930 को, और ये अपने कितने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। तो भैया इन्होंने स्टार्ट की तो कहाँ, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। डेस्टिनेशन थी इनकी दांडी गुजरात। और ये कितने दूर चलने वाले थे, 240 किलो माइल चलने वाले थे और 10 माइल्स पर डे चलने वाले थे। तो इन्हें कितने दिन लग गए, 24 दिन लग गए वहां तक पहुंचने में। तो 6 अप्रैल को गांधी जी गए कहाँ पे, दांडी। कहाँ पहुंच गए, दांडी में पहुंच गए, और उन्होंने पहली बार हम लोग बात करें सिविल डिसोबीडिएंट स्टार्ट कर दिया अपना। और जो सॉल्ट लॉ था उसे तोड़ दिया और यहाँ पे उन्होंने नमक बनाया, वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो हम लोग अब देखेंगे कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट में अंतर क्या था। तो इसमें पहले वाले में यही था कि हमें अंग्रेजों के साथ कॉर्पोरेट नहीं करना है, पर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में हमें कॉर्पोरेट तो नहीं करना है, पर जो उनके रूल्स वगैरह हैं, जो उन्होंने कानून बनाए वो भी तोड़ना है हमें। तो जैसे ही गांधी जी ने ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया, तो भैया देश के लोगों ने देखा और बहुत से लोग अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों में लोग सॉल्ट नियम को तोड़ने लगे, और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाइकआउट करने लगे। जो दारू से दुकानें थे उन्हें हटा दिया, और जो पीजेंट थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। जो जंगलों के आदिवासी थे उन्होंने जंगलों के कानून तोड़ के जंगलों में घुस गए। तो ये सब देखने को मिल रहा था पूरे देश भर में।
तो इसके बाद जो अंग्रेज़ थे वो शांत थोड़ी ना बैठने वाले थे। उन्होंने भी कांग्रेस के लीडर को एक बाई एक के बाद एक इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और बहुत वायलेंटली क्लैशेस होने लगे। बहुत लोग बुरी तरीके से मारा जाने लगा। अब्दुल गफ्फार खान को भी अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अप्रॉक्स 1 लाख लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया और गांधी जी को बहुत बुरा लग रहा था और इस वजह से जो गांधी जी थे उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस ले लिया, बंद कर दिया अपना। तो बाद में क्या होता है इसके बाद तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में क्या होता है, पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 को। इनमें गांधी जी से कहा जाता है कि भैया आपको सेकंड राउंड का वो जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको लेना पड़ेगा। तो पर गांधी जी डिमांड करते हैं कि जो आपने पॉलिटिकल लीडर्स को बंद किया था उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये था हमारा गांधी इरविन पैक्ट। तो भैया गांधी जी बात जाते हैं कहाँ पे, लंदन में सेकंड राउंड टेबल को अटेंड करते हैं। पर जब वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो भैया बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं लंदन से लौटने के बाद। तो गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को दोनों को जेल में रखा है और इन अंग्रेजों ने क्या किया कि जो कांग्रेस पार्टी थी इसे भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो भैया गांधी जी कहते हैं हम फिर से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। पर 1934 तक जो मूवमेंट था वो अपना मोमेंटम खो चुका था और भैया फिर कोई फ़ायदा नहीं था। वही है, गर्मी है, अब वही है, चिंगारी थोड़ी लगी थी, जो चल रहे थे, काम हो जाता पर चिंगारी चल ही नहीं पाई। हम लोग देखेंगे कि अलग-अलग लोग कैसे-कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट के अंदर। तो जो रिच पीजेंट थे, जैसे कि अमीर किसान थे, वो बेसिकली क्या उगाते थे, कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, यानी कि बेचने के लिए, और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। तो भैया इन्हें क्या करने पड़ रहे थे, इन्हें हाई प्राइसेस देने पड़ रहे थे, जो इनकी इनकम थी वो डिक्रीज़ हो रही थी। अब ये गवर्नमेंट को टैक्सेस रेवेन्यू वगैरह नहीं दे पा रहे थे। अब भैया इन्होंने देखा कि गांधी जी मूवमेंट चला रहे हैं, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला रहे हैं, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट किया। पर और ये चाहते थे कि इनके मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा मिले, पर इन्होंने देखा कि भैया कि सीडीएम जो हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, वो बंद कर दिया गया 1931 में। तो भैया ये बहुत निराश हो गए और जब गांधी जी ने दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट कराया 1932 में, तो भैया इन्होंने मना कर दिया, भैया कुछ होता ही नहीं है, फालतू में काहे के लिए दिमाग लगाओ। तो कौन थे ये? पाटीदार्स ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ यूपी थे के लोग थे, जो मतलब थोड़े अमीर वगैरह थे किसानों में। और अब हम लोग बात करेंगे पुअर पीजेंट्स के बारे में, और जी हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज का वीडियो केवल यहीं तक था, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से मुझे ये वीडियो रोकना पड़ रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और पार्ट 2 ज़रूर देखना प्लीज़।